हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के ऊपर। देखिए, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सभी चीजों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिए। मैं सब कुछ बोर्ड पर लिखने वाला भी हूं और इसके साथ साथ आपको एक एक चीज यहां पर समझाने वाला भी हूं। देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है वो है बच्चे कोरिलेशन। कोरिलेशन की अगर हम लोग बात करें यहां पर, कोरिलेशन की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास में दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। अब यदि एक के चेंज होने पर दूसरा बदल रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेटेड। अब सर, एक के चेंज होने पर दूसरा किस तरीके से बदल रहा है। अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि सर वहां पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, इसका मतलब है कि सर वहां पर एक नेगेटिव कोरिलेशन है। मान लीजिए एक जिस तरीके से चेंज हो रहा है और दूसरा जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं आ रहा आपके पास में, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो कोरिलेशन है वो आपके पास में जीरो हो गया। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। क्या बोलेंगे वहां पर, इंडिपेंडेंट है। अब इसी बात को मैं पहले बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि कहीं पर भी यदि आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़े या स्टेटमेंट की जरूरत पड़े तो आप बकायदा वहां पर स्टेटमेंट दे सके। आप ऐसा ना सोचे कि सर हमारे पास वर्ड्स नहीं, हम समझा तो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जिन एग्जाम्स के अंदर आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, उन एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास में स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल हो जहां पर आपको नीड होती है। तो इसी बात को मैं बोर्ड पर भी लिखने जा रहा हूं। जो पॉइंट मैंने आपको बताया उन्हीं को लिखने जा रहा हूं। तो यहां पर बोला गया whenever two variables two variables x and y are so related are so related that that an an increase in the one is accompanied accompanied by an an increase or decrease decrease in the other then the variables are said to be are said to be correlated। आर सेट टू बी कोरिलेटेड। बस यही बात कि मैंने कहा कि अगर एक के चेंज होने पर दूसरा बदल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोरिलेटेड है। क्लियर है? मेरे ख्याल से इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं हम यहां पर, इफ एन इंक्रीज इफ एन इंक्रीज एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल corresponds to an increase in the
other the correlation is said to be is said to be positive, टू बी पॉजिटिव। जो बात मैंने आपको बताई थी कि सर यदि एक के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इफ, अच्छा इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊं क्या आपको? देखो मान लीजिए ये आपके पास में एक वेरिएबल है, एक एक्सिस हो गया, और ये आपके पास में दूसरा एक्सिस हो गया। इसको आपने बोल दिया y, इसको आपने बोल दिया x। तो जब आप देख रहे हैं कि सर ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये स्कैटर डायग्राम एक तरीके से आप बोल सकते हो। डॉट 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 जो भी पॉइंट्स है एक्स और वाई के, वो सारे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं कि देखो सर इधर एक्स आगे बढ़ रहा है तो इधर वाई भी आगे बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है? चलिए, इफ increase in one variable, increase in one variable corresponds to the decrease in the other the correlation is said to be नेगेटिव। सेम कहानी सर, यदि एक बढ़ रहा है और उसके रेस्पेक्ट में आप दूसरे को देख रहे हैं और दूसरा कम हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसे क्या बोला जाता है? नेगेटिव कोरिलेशन। सर यदि इसको हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसा दिखाई देगा? मैंने कहा बहुत सिंपल है। देखिए ये हो गया x और ये हो गया आप
एक्स माइनस एक्स बार समीशन वाई माइनस वाई बार, और इसका आपको देखने को मिलेगा रूट। अलग अलग रूट लगा सकते हो या एक साथ भी आप रूट लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। सर अलग अलग लगा दो वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने इसको कर दिया थोड़ा साइड में। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम x यहां पर ऑफकोर्स आपका पहला वेरिएबल है, y आपका दूसरा वेरिएबल है, x बार और y बार इनके मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा सर कैपिटल X जो है उसको तो आप पुट कर दीजिए x माइनस एक्स बार, और कैपिटल Y जो है उसको आप पुट कर दीजिए y माइनस वाई बार। ऐसा करने से आपका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सा दिखाई देगा। हमने कहा सर अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब कोई भी बच्चा ऐसा मत बोलना सर ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अरे भैया वो स्क्वायर का समीशन लिया हुआ है, ऐसी गलती मत करना। तो सर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इनको फाइंड कैसे किया जाता है। मैंने कहा इनको फाइंड कैसे किया जाता है, इसके लिए तो आपको एक पूरे प्रॉपर एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। जब आप उस प्रॉपर एग्जाम्पल को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए लिखते हैं एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा मेहनत का काम है, करते हैं। यहाँ पर आप सीख लोगे तो एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, इसलिए मैं पूरा एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पर और पूरा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 10 स्टूडेंट्स got the following percentage, got the following percentage of marks, percentage of marks in economics and statistics अब जो मार्क्स हमें दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर हमें इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, अगली स्लाइड पर जाकर करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन सीखना तो देखो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया हमें रोल नंबर, इसमें दिया गया मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, और ये है बेटा आपके पास में स्टैटिस्टिक्स। तो पहले बच्चे के लिए इकोनॉमिक्स में 78 है और स्टैटिस्टिक्स में 84 है। दूसरे बच्चे के लिए रोल नंबर 2 जिसका है, इकोनॉमिक्स में 36 है और स्टैटिस्टिक्स में 51 है। जिसका रोल नंबर 3 है, इकोनॉमिक्स में 98 है और स्टैटिस्टिक्स में 91 है। बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है। फोर्थ जो जिसका रोल नंबर 4 है, इकोनॉमिक्स में 25 है और स्टैटिस्टिक्स में 60 है। जिसका रोल नंबर 5 है, इकोनॉमिक्स में 75 है और स्टैटिस्टिक्स में 68 है। जिसका रोल नंबर 6 है, इकोनॉमिक्स में 82 है, स्टैटिस्टिक्स में 62 है। जिसका रोल नंबर 7 है, इकोनॉमिक्स में 90 है और स्टैटिस्टिक्स में 86 है। जिसका रोल नंबर 8 है, 62 58। जिसका रोल नंबर 9 है, 65 53। जिसका रोल नंबर 10 है, 39 47। बस इतनी ही जरूरत है हमें, इसके आगे की जरूरत नहीं है, इतना ही दे रखा है उसने। ठीक है सर, क्या बोला है इसने, इसने बोला है कैलकुलेट, वहीं लिख दूं क्या, ये बोल रहा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए आपको दो तीन बातें जाननी होगी कि सर हमें बनानी होगी यहाँ पर एक टेबल, हमें क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब उस टेबल के अंदर आपको मीन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मीन वैल्यू एक्स बार की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले से एक्स बार फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे फाइंड करूं मैं पहले से एक्स बार, आप किसी एक को एक्स मान लो, किसी एक को वाई मान लो। तो मैंने कहा मान लो ये एक्स हो गया और ये कौन हो गया, वाई। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा समीशन एक्स। समीशन एक्स के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं यहां पर एक कैलकुलेटर। और इस कैलकुलेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में 78 प्लस 36 प्लस 98 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 39। सर ये आ रहा है 650। ये अगर मैं y बार फाइंड करना चाहूं, लाइक सर ये समीशन x जो है वो 650 है और कुछ कर दिया। सर यदि मुझे y बार फाइंड करना है तो y बार कैसा बनेगा, ये आप पहले समीशन y कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर डिवाइड बाय n कर दीजिए। तो हमने कहा सर समीशन y कितना है, फिर से हमें एक एक चीज को ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज 84 प्लस 51 प्लस 91 प्लस 60 प्लस 68 प्लस 62 प्लस 86 प्लस 58 प्लस 53 प्लस 47। 660 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 66। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, 66। तो हमने कहा कि सर ये दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई है जिसमें एक्स बार और वाई बार हमें मिल गया। यदि एक्स बार और वाई बार हमें मिल जाता है तो अब क्या करेंगे, मैंने कहा अब अगला तरीका बिल्कुल क्लियर है। अब आप एक प्रॉपर टेबल बनाएं। अगर मैं प्रॉपर टेबल यहां पर बनाने जाऊं तो सर ये टेबल कैसा दिखाई देगा, मैंने कहा देखो टेबल यहां से चालू करते हैं एक बार के लिए इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत असर 12 तो, और इसमें हमें कितना चाहिए होगा, 6 7। तो सर 1 4 5 और यहां पर आ गया 6 7। और ये हेडिंग के लिए आपने बना लिया। तो सर देखिए शुरुआत जो करेंगे आप यहां पर लिखेंगे स्मॉल एक्स, मुझे चेंज ना करना पड़े तो मैं इसी में से देखकर लिख रहा हूँ कि x क्या था y क्या था। तो यहाँ पर था 78, यहाँ पर है 84, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है 51 8, फिर आ रहा है यहाँ पर 91, फिर आ रहा है 25, फिर आ रहा है 60 यहाँ पर आ रहा है 7। यहाँ पर दिया गया बेटा 60। मेरे पास में 65 क्लियर है, x माइनस एक्स बार। तो x बार आ रहा है 65, तो कर देते हैं 65 को माइनस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यूज, आप चेक करते रहना आराम से कैलकुलेट करके। सर 78, भाई देखो ना यहाँ पर आएगा x माइनस 65, तो 78 में से 65 जाएगा
तो 29 आ रहा होगा। 98 में से अगर 65 जाएगा तो शायद 33 आ रहा होगा। 25 में से 65 जाएगा, 5 में से 65 माइनस सर, अब यहां पर आएगा y माइनस वाई बार जो 66। तो अब 66 y में आएगा बच्चे, तो ये बन जाएगा 62 86। मिशन की जरूरत y माइनस 169, ये सारा डेटा मैंने लिख रखा है पहले से ताकि हमारा यहाँ पर समय बच जाए। 841, 9